नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार लूना आईसीसी अकेडमी भोर से। आज हम लोग जी जीके का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि 2023 में आपके एग्जाम होने इन सभी के लिए यूजफुल होगा। इसका पेपर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं जी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कपिल वस्तु इज एसोसिएटेड विद। देखो कपिल वस्तु का नाम किससे जुड़ा हुआ है? महात्मा बुद्ध से। इसका आंसर बी आएगा। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पे है? कपिल वस्तु में। और कपिल वस्तु कहां पे है? नेपाल में। आपकी नॉलेज के लिए ये जो लुम्बिनी है इसका नाम बदल चुका है। इसका नया नाम क्या है? बिनला। यहां पे एक चीज आपको और क्लियर कर दें, महात्मा बुद्ध का डेट ऑफ बर्थ जो है ये 3 मिलते हैं। कौन से जी? 567 बीसी या फिर 566 बीसी या 563 बीसी। तीनों ही एक्सेप्टेबल हैं जी। पेपर में चॉइस देखनी होगी आपको, तो इनमें से कोई भी एक याद रख लीजिए, बाकी का जो है रिलेट कर लेना उससे। हम मान लो 567 ले लेते हैं, तो महात्मा बुद्ध ने अपना गर्भ त्यागा था लगभग 537 बीसी में, 29-30 साल की आयु में। और इनकी डेथ कब होती है? 80 साल की आयु में। 567 में से 80 कम करोगे तो ये बन जाएगा 487 बीसी। बीसी माइनस में चलता है, ये पता आपको। कहां पे हुई थी इनकी डेथ? कुशीनगर। कुशीनगर कहां पे है? यूपी में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं जी। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? देखो हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट मेंशन किए गए हैं इनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। आपको पता ही है मैग्ना कार्टा कब पास हुआ था? ये 1215 में। और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है इनके आर्टिकल कौन से हैं? 12 से लेकर 35 तक। क्या गौर कर रहे हो जी? एक की जगह पर 3 हुआ है बस, तो 12 से लेकर 35 तक आपको इजीली याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है कितने? जब संविधान पास हुआ था उस वक्त फंडामेंटल राइट कितने थे? 7। बाद में एक राइट कम कर दिया गया, तो कितने रह गए? 6। तो इसका आंसर बी आएगा। तो एक ये जो राइट निकाल दिया गया ये कौन सा था? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को कब निकाला गया? ये 44th अमेंडमेंट के द्वारा। 44th अमेंडमेंट कब हुई थी? 1978 में। राइट टू प्रॉपर्टी का आर्टिकल कौन सा था? ये आर्टिकल 31। अब राइट टू प्रॉपर्टी किधर चला गया? अब ये लीगल राइट बन चुका है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार कहती है जी इतने लोगों को मकान देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मकान ले सकते हो, आपका राइट है, लेकिन लीगल राइट है, अपने पैसों से आप खरीद सकते हो। तो अब कौन से आर्टिकल में आता है? अब आर्टिकल 300 है ये जी। यहां पे एक चीज और देखिए जी, एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया बाद में 86th अमेंडमेंट के द्वारा। 86th अमेंडमेंट कब हुई थी? 2002 में। इसमें 21A आर्टिकल जोड़ दिया गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जब एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो फिर दोबारा से 7 क्यों नहीं होगी? ये जो ऐड किया गया था ये एक सब पार्ट बन के आया है, ना कि एक इंडिपेंडेंटली फंडामेंटल राइट। पेपर में आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि एजुकेशन राइट क्या है? एक फंडामेंटल राइट है या फिर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है? तो इसका करेक्ट आंसर बनता है जी एजुकेशन इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। द टर्म LBW इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जी। LBW इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जी? लेग बिफोर विकेट। जैसा कि नाम ही बता रहा है, विकेट किसमें होती है जी? क्रिकेट में। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जी। ऑन 100 रुपी करेंसी नोट इट्स वैल्यू इज रिटन इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? देखो ये जो 100 का नोट है उसके ऊपर कितनी लैंग्वेजेस में 100 लिखा होता है? ये लिखा होता है 17 लैंग्वेजेस में। इसका आंसर ए आएगा। देखो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है? ये आपको पता ही होगा जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई है। संविधान में पहले जी 14 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज थी, बाद में 15वीं लैंग्वेज आई है जी सिंधी,
और उसके बाद ये 3 लैंग्वेज और आ गई हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नेपाली, मणिपुरी एंड कंकनी। और उसके बाद 4 लैंग्वेजेस बाद में और आई है, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली। तो ये 22 लैंग्वेज बन गई। तो बाद वाले 4 में तो लिखा ही नहीं हुआ 100 के नोट के ऊपर। अब पहले वाली ये जो 18 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से 2 भाषाओं में नहीं लिखा हुआ। ये कौन सी है जी? एक सिंधी और एक मणिपुरी। अब क्वेश्चन आता है 18 में से 2 गए जी 16, तो इन 16 लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, जबकि हमने आंसर टिक किया 17 लैंग्वेजेस। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 16 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं जो कि संविधान ने रिकॉग्नाइज की हुई है। तो एक लैंग्वेज ऐसी है जो अनरिकॉग्नाइज्ड है, वो कौन सी है? इंग्लिश। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है 100 के नोट के ऊपर कितनी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा 16, और कितनी टोटल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आंसर आएगा 17। और आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दीजिए, संविधान के जो 22 पार्ट हैं, संविधान का जो 17वां पार्ट है उसमें लैंग्वेजेस का वर्णन किया हुआ है। तो इससे भी आप हिंट ले सकते हैं जी। लैंग्वेजेस का वर्णन 17वें पार्ट में है और 17 लैंग्वेज में ही 100 के नोट के ऊपर लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं जी। वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड? पहली एशियन गेम्स कहां पे हुई थी? ये हुई थी जी इंडिया में, दिल्ली में। कब होती है? 1951 में। 1951 में जी इंडिया में 2 ही बार एशियन गेम हुई हैं, एक 1951 में, दूसरा 1982 में, जबकि अप्पू घर बनाया गया था। इंडिया में ओलंपिक गेम कभी भी नहीं हुई। एशियन गेम आपको पता ही है जी कितने समय के बाद होती है? हर 4 साल के बाद होती हैं। तो इसका आंसर तो ए आ जाएगा। इसके साथ ही आपको लेटेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए जी। तो लेटेस्ट के लिए एक टेक्निक भी लिख लीजिए जी। ऐसे आईसीजे में जाओगे, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इससे आपको याद हो जाएगा। ऐसे से क्या बन गया? एशियन गेम्स। आईसीजे, आई फॉर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कौन सी गेम हुई है? 2018 वाली। सी से क्या आ गई? चाइना। चाइना में हुई है जी 2022 वाली, यानी लेटेस्ट। आगे आगे जे से आगे जापान, जो नेक्स्ट होनी है 2026 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? देखो हमें पता है सिख धर्म से रिलेटेड ये ग्रंथ है जी आदि ग्रंथ, जिसे हम लोग आजकल जी गुरु ग्रंथ साहब के नाम से भी जानते हैं। तो इसको कंपाइल किसने किया था? सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव जी ने। तो इसका आंसर सी आएगा। देखो इसको आप ऐसे समझिए, हिंदुओं में सबसे इंपॉर्टेंट किताब मानी गई है जी गीता। गीता का संबंध किससे है जी? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से जी। और सिखों की सबसे पवित्र किताब मानी गई है आदि ग्रंथ। तो इसमें भी कौन है जी? अर्जुन देव जी। आदि ग्रंथ है जी, इसको लिखना कब शुरू किया गया? 1602 में, और ये कंप्लीट कब होता है? 1604 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम? मिजोरम की राजधानी पूछी गई कौन सी है? मिजोरम की राजधानी है आइजवाल। हिंट याद रखिए, मिजोरम में जेड आता है और आइजवाल में भी जेड आता है। बाकी भी देख लेते हैं। अगरतला किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की। और डिस्पुर किसकी राजधानी है? असम की। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। सेकुलर एंड सोशलिस्ट वर्ड्स वर एडेड इन द प्रेम्बल बाय विच अमेंडमेंट? ये 2 वर्ड है जी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष एंड सोशलिस्ट यानी समाजवादी। ये शब्द कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे? ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी? 1976 में। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, क्या प्रेम्बल को कभी अमेंड किया गया है? यस, सिर्फ एक ही बार। कब जी? 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 96 में। इसका आंसर सी आएगा। 96 में जो 42nd अमेंडमेंट हुई थी, इसके द्वारा जी लगभग आधे से ज्यादा संविधान बदल दिया गया था।
तो इसलिए 42nd अमेंडमेंट को क्या कहा गया है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी भी देख लीजिए। 44th अमेंडमेंट जो है ये कब होती है? 1978 में। देखो ध्यान दीजिए, 4 और 4 8, पीछे 8 आ रहा है। 4 और 2 6, पीछे 6 का आ रहा है। 42 और 2 44, 76 और 2 78 जी। जो 44 में अमेंडमेंट थी, इसके द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसे लीगल राइट बना दिया गया था। अभी हमने पढ़ा था पीछे। 61वीं अमेंडमेंट जी, ये होती है 1989 में, राजीव गांधी के वक्त में। इसमें वोटिंग एज जो है ये कम कर दी गई थी। वोटिंग एज 21 से कम करके कितनी कर दी गई है जी? 18 साल। 86th अमेंडमेंट हम अभी डिस्कस कर रहे थे। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया जी। क्या बना है? वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और कौन सा आर्टिकल जुड़ गया? 21A। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द नेटो? देखो आपको पता ही है, नेटो आजकल बड़ा चर्चा में है। नेटो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहां पे है जी? बेल्जियम में। देखो ये नेटो जो है, इसकी ट्रीटी जो साइन की गई थी कौन सी डेट को? 4 अप्रैल 1949 को। और इसके कितने कंट्री मेंबर बने थे? 12 देश। बाद में धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ती चली गई और अब काफी लंबे समय से इसके 30 मेंबर थे, लेकिन अब 31वां मेंबर और ऐड हो गया है। तो अब वर्तमान में इसकी संख्या कितनी होगी? 31। अब क्वेश्चन ये आता है 31वां मेंबर कौन सा ऐड हुआ है? दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड जिसकी राजधानी कौन सी है जी? हेलसिंकी। स्वीडन ने भी इसकी मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। देखो उसको कब तक ओके किया जाता है जी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। व्हेन डिड पंजाब गवर्नमेंट पास प्राइमरी एजुकेशन एक्ट? पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइमरी एजुकेशन एक्ट कब पास किया? यह पास किया था 1960 में। इसका आंसर ए आएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं जी। हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? वर्तमान में जी हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमणी। इसका आंसर सी आएगा जी। ये इंडिया के 16वें अटॉर्नी जनरल है। इससे पहले कौन होते थे? के वेणुगोपाल और एमसी सीतलवाल। ये इंडिया के पहले अटॉर्नी जनरल हुए हैं। और धनंजय वाई चंद्रचूड़ आपको पता ही, ये कौन है इस वक्त? इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल होता कौन है जी? फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसी को हम बोल देते हैं चीफ लीगल एडवाइजर। ये गवर्नमेंट की तरफ से केस पेश करता है जी। तो इसने जो केस वगैरह लड़ने हैं, अंडरस्टूड है, सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, यही उसकी क्वालिफिकेशन है जी। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं जी। द स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। साउंड की जो स्टडी है इसको क्या बोलते हैं जी? अकाउस्टिक्स। इसका आंसर डी आएगा। बड़ा इजीली आप याद रख सकते हो जी। जो ज्यादा बोलता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहां लगा रखी है? कहां से बन गई? काउस्टिक्स। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है जी? स्टडी ऑफ स्टार्स। और जब आप स्टार की स्टडी करते करते लोगों का भविष्य भी बताना शुरू कर देते हो, इट बिकम्स एस्ट्रोलॉजी। यानी इसमें क्या आ जाएगा? साथ में फेट भी आ जाएगा जी। सेस्मोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। इसको जी रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। कदम्बरी वाज रिटन बाय। कदम्बरी किसकी रचना है जी? ये रचना है जी बाणभट्ट जी की। इसका आंसर बी आएगा। देखो बाणभट्ट जी की 3 रचनाएं अक्सर चर्चा में रहती हैं, पेपर में आती हैं। इसको आप जी चहक वर्ड से याद कर सकते हैं। तीनों ही रचनाएं आ जाएंगी। चहक, च से चंडी शतकम, ह से हर्षचरित
और क से क्या हो गई, कदम्बरी। ये तीनों रचनाएं किसकी है, बाणभट्ट की लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसका आंसर सी आएगा। और सबसे लंबी टर्म किनकी रही है, लॉन्गेस्ट टेन्योर, ये भी इन्हीं की रही है जी। बाकी भी देख लीजिए। नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी वो राष्ट्रपति हुए हैं जो पहली बार चुनाव हार गए थे और बाद में इनको निर्विरोध चुन लिया गया था, यानी अनअपोज्ड, यानी इनका विरोध कोई नहीं हुआ जी। के.आर. नारायणन फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ज्ञानी जैल सिंह कौन थे जी, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं, सोलर एक्लिप्स अक्कर्स। सूर्य ग्रहण कब लगता है जी। देखो आपने पढ़ा होगा SME, और दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, SEM। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए जी। S से क्या हो गया, सन, E से अर्थ, M से मून। यानी इसमें धरती जो है सन और मून के बीच में आ गई है। धरती अगर बीच में आ गई है तो सन की लाइट मून के ऊपर नहीं पड़ेगी, तो नतीजा हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं लूनर एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण। SME सन, मून, अर्थ, यानी मून बीच में आ गया है तो धरती के ऊपर सन की किरणें नहीं पड़ेंगी, नतीजा जी हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स। तो क्या पढ़ा आपने जी, सोलर एक्लिप्स कब होता है, SME, जब मून इन बिटवीन आ जाए। ये हमें सी में दे रखा है जी, व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तो इसका आंसर सी आएगा। बड़ा इजीली आप याद रख सकते हो, ये मून जब बीच में आ गया, वो मून वाला ग्रहण तो होगा नहीं, तो अंडरस्टूड, ये सूर्य वाला ग्रहण हो गया वो। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, विच इज नोन एज द हॉटेस्ट प्लेनेट। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है जी, ये है जी विनस। इसका आंसर बी आएगा। तो कई लोगों को डाउट होता है, वो कहते हैं नहीं जी मरकरी सूर्य के नजदीक है, ये हॉट होना चाहिए। आपकी नॉलेज के लिए, विनस में कुछ गैसेस ऐसी हैं जिसके कारण ये गर्म हो जाता है। वैसे भी इसको याद करने का मैं आपको हिंट देता हूं, विनस को हम हिंदी पंजाबी में क्या बोलते हैं, ये शुक्र। शुक्राचार्य सुना होगा नाम आपने, ये दानवों के गुरु माने गए हैं, और दानवों को गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आदमी गर्म हो जाता है, ऐसे याद कर सकते हो। और जब आदमी गुस्से में गर्म होता है तो वो चमकेगा। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये भी विनस है जी। और चमकेगा तो ये सुबह शाम हमें नजर भी आएगा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। और आपकी नॉलेज के लिए, विनस जो है जी ये उल्टी दिशा में घूमने वाला प्लैनेट है। देखो हमारे जितने भी प्लैनेट है सारे वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं, ईस्ट की तरफ घूमते हैं, इसीलिए हम कहते हैं सन राइजेस इन द ईस्ट। सिर्फ दो प्लैनेट ऐसे हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ये कौन से हैं जी, यूरेनस एंड विनस। इसको आप ऐसे समझिए, एक प्लेयर है ये यूवी, बस ऐसे समझिए भी यूवी जो है हमेशा उल्टा खेलता है, तो इससे क्या बन जाएगा, ये दो प्लैनेट है जो उल्टी दिशा में घूमते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं जी, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे जी, ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसका आंसर सी आएगा। इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पीरियड कौन सा था जी, 1947 से लेकर के 1950 तक। इंडिया में आज तक कितने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं जी, 7। देखो इस संविधान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट का कोई वर्णन नहीं किया गया है, यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार जब चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना सकती है। हमारे जो दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई थे जी। चौधरी देवीलाल, चौधरी चरण सिंह, ये भी हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, नेम द फर्स्ट इंडियन विमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पे विजय पाने वाली पहली भारतीय जो लेडी थी वो कौन थी, बचेंद्री पाल। इसका आंसर डी आएगा। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे विजय कब पाई है, 1984 में। आपकी नॉलेज के लिए जी, सबसे पहले जो माउंट एवरेस्ट पे विजय पाई गई थी वो किसके द्वारा पाई गई थी,
तेंजिंग एंड हिलेरी के द्वारा, तेंजिंग नॉर्गे और दूसरा है जी एडमंड हिलेरी। इन्होंने विजय पाई थी कब जी? 1953 में। अदरवाइज 1953 से पहले क्या माना जाता था? माउंट एवरेस्ट पे कोई विजय नहीं पा सकता। और फर्स्ट इंडियन की अगर हम बात करें जिसने इसके ऊपर विजय पाई थी, वो कौन थे? अवतार सिंह चीमा। इन्होंने कब विजय पाई थी? 1965 में, 1965 में। देखो आपकी नॉलेज के लिए माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848 मीटर। ये हम लोग पढ़ते हैं जी, लेकिन अब इसकी हाइट बढ़ गई है। वर्तमान में इसकी हाइट कितनी बताई जाती है जी? 8848.86 मीटर। अगर हम फीट की बात करें तो पहले ये मानते थे हम लोग 29,028 फीट, और अब ये कितनी मानी जा रही है? 29,031 फीट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। द यूएन बॉडी कंसर्न्ड विद द वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन इज। यूएन की वो कौन सी बॉडी है जो कि चिल्ड्रन से रिलेटेड है? ये है जी यूनिसेफ। इसका आंसर सी आएगा। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है, तो ये चिल्ड्रन से रिलेटेड है। आपकी नॉलेज के लिए जी, इसमें से ये जो वर्ड है इमरजेंसी, ये उड़ा दिया गया है। अगर आपसे पूछता है इसमें से कौन सा वर्ड डिलीट कर दिया गया है, वर्ड इज इमरजेंसी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है जी? न्यूयॉर्क में। यूएनओ और यूनिसेफ दोनों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जी। बाकी भी देख लीजिए। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस, फ्रांस की राजधानी। कैसे याद करें जी? एजुकेशन, प से पढ़ाई, प से पेरिस। आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएनओ की फर्स्ट संस्था मानी गई है, क्योंकि इसकी स्थापना 1919 में ही हो गई थी, जबकि लीग ऑफ नेशन बना था। तो अगर पूछ लेते हैं सबसे पुरानी संस्था कौन सी मानी गई है, तो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। जिनेवा कहां पे है जी? स्विट्जरलैंड में। यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट यानी विकास, व से विकास, व से वियना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं जी। इन द एब्रीवेशन जीएसटी, एस स्टैंड्स फॉर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जी। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, तो एस का मतलब क्या हो गया? सर्विसेज। इसका आंसर बी आएगा। देखो जीएसटी जो है इंडिया में कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को। तो इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं जी? जीएसटी डे। अगर हम बात करें जीएसटी के स्लैब्स की, इसके कौन कौन से स्लैब चलते हैं, इसको ये 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है 0%, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा कुछ भी। दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा 18% है, और पांचवा कौन सा है? 28%, हाईएस्ट है जी। पूरे वर्ल्ड में जी लगभग 160 देश हैं जहां पे जीएसटी लागू है। अब क्वेश्चन ये आता है कहां पे जीएसटी का रेट मैक्सिमम है? इसका आंसर आएगा जी इंडिया। इंडिया में ये जो 28% रेट है जी, ये मैक्सिमम है। नंबर 2 पे आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ये कितना हाईएस्ट रेट है जी? 27%। हमने जीएसटी का कौन सा मॉडल एक्सेप्ट किया है? हमने ड्यूल मॉडल एक्सेप्ट किया है जी। ड्यूल मॉडल, इससे पहले कौन सा देश फॉलो करता है? कनाडा। आपसे पूछ सकता है कि जीएसटी जो हम फॉलो करते हैं कौन से देश वाला? कनाडा वाला। वैसे जीएसटी सबसे पहले कौन से देश में लागू हुआ था? फ्रांस में। कब की बात है जी? 1954 की। तो उम्मीद करता हूं सर आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसकी अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि इसके ऊपर आपकी मास्टरी हो पाए जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।